नमस्कार, मैं हूं रोहित रंजन और हमारे खास प्रोग्राम यूथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज यूथ पॉइंट में हम एक गंभीर मुद्दे को उठाने जा रहे हैं और वो है यंग इंडिया में फैलता कैंसर। आज के दौर में बड़ी संख्या में लोग कैंसर की चपेट में आ रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा युवा शामिल है, क्योंकि बदलता लाइफस्टाइल और नशे की लत युवाओं में कैंसर को बढ़ा रहा है। हम आपको एक्सपर्ट के जरिए बताएंगे कि किस तरह से कैंसर का जाल फैल रहा है, कैसे यूथ को इस खतरनाक बीमारी की चपेट से बचाया जा सकता है और क्या है कैंसर का आंसर। तो बदलते लाइफस्टाइल और चकाचौंध की दुनिया में आज कई युवा नशे की गिरफ्त में हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं है कि जिस नशे को वो अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा समझते हैं, स्ट्रेस दूर करने के लिए नशा कर रहे हैं, वही नशा उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। देखिए रिपोर्ट। स्टाइल के लिए नशा, स्ट्रेस दूर करने के लिए नशा, यूथ में फैलता नशे का जाल। यंग इंडिया को कैंसर से बचाओ। संभल जाना बेहद जरूरी है। तेजी से युवाओं की लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता नशा कहीं जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। क्या आप जानते हैं कि धीरे धीरे पैठ बनाती किसी भी तरह की नशे की लत कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सबब बन रही है? ये तथ्य मालूम है, अलाउंस बज रहे हैं, लेकिन यूथ बेखबर है। खासतौर से तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब की लत युवाओं को तेजी से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में ले रही है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को पनपने से रोकने के लिए तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण करना एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सुपारी, शराब और जंक फूड जैसी चीजें हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों का सेवन नहीं करते हैं तो कैंसर को होने से रोक सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी ICMR की रिपोर्ट बताती है कि पुरुषों में 50% और स्त्रियों में 25% कैंसर की वजह तंबाकू है। धुआं छोड़ने वाले तंबाकू में 3000 से ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं। इनमें 29 केमिकल ऐसे हैं जिनके सेवन से कैंसर पैदा हो सकता है। मुंह के कैंसर के मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। फेफड़े के कैंसर और मुंह के कैंसर के 90% केस की मुख्य वजह तंबाकू है। तमाम तथ्यों और रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करते हुए युवा अगर तेजी से नशे की लत के शिकार हो रहे हैं तो ये वक्त अब चेतने का है। कोई संस्था या सरकार जागरूकता अभियान चला सकती है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजहों से आगाह कर सकती है, लेकिन अंत में फैसला हमें ही करना होगा। फैसला जिंदगी के साथ चलने का या फिर खत्म करने का, क्योंकि रिसर्चर्स से निकलकर जो सामने आ रहे तथ्य हैं वो अलार्म बजा रहे हैं। कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या दुनिया भर में एड्स, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियों से होने वाली मौतों से ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक कैंसर की बीमारी 3 प्रमुख खतरों में से एक है। भारत में कैंसर से हो रही मौत 10 प्रमुख कारकों में से एक है, जो लगातार बढ़ती स्वास्थ्य समस्या भी है। देश में हर साल कैंसर से करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। वहीं देश में रोज 1300 लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। इसलिए हम यूथ से अपील कर रहे हैं कि ये वक्त अलर्ट होने का है। फिर चाहे फिक्र को धुएं में उड़ाने के नाम पर किया जाने वाला नशा हो या फिर तंबाकू को मुंह में रखने का बदेस अंदाज, दोनों ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की गुंजाइश रखते हैं। इसे समझना बेहद जरूरी है। युवा ऊर्जा और उम्मीदों का दूसरा नाम है, जो सकारात्मक सोच और विचारों से लबरेज होता है। उसे अपनी चिंताओं या तनावों से जूझने और उन्हें पस्त करने के लिए किसी नशे की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत संकल्प शक्ति की होती है। और याद रखिए, ये संकल्प शक्ति हमें जानलेवा नशे से भी दूर करने का मादा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कैंसर के आंसर को तलाशने की कोशिश है और सबसे जो यहाँ पे जरूरी बात है, जो सबसे अहम बिंदु है ये कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपने आप को कैंसर की बीमारी से बचाना है, तो किन किन खास बातों पर ध्यान देना होगा और क्या क्या जानकारी आपको जरूरी है जाननी, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर मीनू वालिया है, डायरेक्टर है मैक्स ऑन्कोलॉजी सेंटर की। मीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीनू, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इस पॉइंट से करूंगा क्योंकि आप एक लंबे प्रोफेशन से हैं, मतलब लंबे अरसे से इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई है, लेकिन एक पॉइंट जो कम से कम समझना चाहूंगा, उस समय का ट्रेंड और आज का ट्रेंड, क्या कुछ बदलाव आप देखती हैं कैंसर को लेकर? कैंसर में एक्चुअली ओवर द लास्ट, मतलब पिछले कई सालों में, कुछ सालों में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। आज से तकरीबन आई थिंक 20 साल पहले, 15-20 साल पहले जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी थी, उस टाइम पे जो हमारे पास, मैं सिर्फ एक उदाहरण लेती हूँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का। उस समय मेरे पास जो ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के मरीज थे, तो वो तकरीबन 50 से ज्यादा उम्र की महिलाएं होती थी और 50, 55, 60 इस तरह की एज की महिलाएं होती थी, और बहुत कम, कभी कभी इक्का दुक्का कोई 40-45 की एज की महिला आ जाती थी, जिसमें हम लोग लाइक उस समय बोलते थे, मतलब कि एक तो इमोशनल एंगल ऐसा था, इतनी यंग एज में कैंसर हो गया। और आज जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज की डेट में हम अपने उनसे ही देखते हैं, जो नंबर्स हमारे सामने आते हैं, जो पेशेंट हमारे सामने आते हैं, कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो लेट 30s में या 40 साल की उम्र में हैं। मतलब हम खुद ही पा रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिस में, हमारे ही देखते देखते, कि पेशेंट्स पहले बड़ी उम्र के होते थे और आज और भी यंग, जितनी यंगर पॉपुलेशन हुई जा रही है, वो कैंसर से भी पीड़ित हो रही है। इसकी एक आध वजह तो है नहीं, कोई भी कैंसर का हम एक कारण नहीं बोल सकते। बहुत सारे मल्टीपल, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं जो मिलकर कैंसर का कारण बनते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण, अगर मतलब हर कैंसर का एक अलग ही कारण पाया जाएगा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की अगर सिर्फ बात करते हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण तो ऑफकोर्स है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल। एक जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, एक रेस में होते जा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है। सिमिलरली जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं आज की डेट में, पहले यंग एज में शादी हो जाती थी और यंग एज में बच्चा हो जाता था, ब्रेस्ट फीडिंग पे ध्यान दिया जाता था। आज की डेट में जो कल्चर हमारा चेंज हो रहा है, लड़की मतलब सारे के सारी लड़कियां हमारी तरफ पढ़ाई का ध्यान होता है, लंबे समय तक पढ़ती हैं, करियर कॉन्शियस होती हैं, करियर के चक्कर में लेट मैरिजेस होती हैं। लेट मैरिजेस के बाद भी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स वगैरह ऐसी जगहों पे काम करती है, शायद बच्चों को टाइम पे बच्चा नहीं होता, या बच्चा होता भी है तो ब्रेस्ट फीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं होती। और ये सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं जो पाए जाते हैं कि कैंसर के इंपॉर्टेंट कारण है। तो ये मल्टीट्यूड ऑफ इन सब फैक्टर्स से ही एक मतलब हर तरह के कैंसर का आगे एक पॉइंट यहाँ पे जानना चाहूंगा जनरली, क्योंकि एक एग्जाम्पल हमने देखा, एक वर्ल्ड कप खेल रहा हुआ खिलाड़ी युवराज सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय तक सबको पता है कि वो बिल्कुल फिट है, अचानक से खांसी होती है और ये पता चलता है कि युवराज सिंह को कैंसर है, ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते। क्या कैंसर वाकई कोई अर्ली सिम्टम देता है, या फिर कुछ ऐसा आप उसमें समझती या पहचानती कि हाँ कैंसर डिटेक्ट किया जा रहा है, या फिर इसके कुछ ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं? कैंसर ज्यादातर केसेस में अर्ली सिम्टम नहीं देता है। तभी एक कारण है कि बहुत बार कैंसर ज्यादातर लोगों में लेट पाया जाता है, अगर जब तक हम लोग जागरूक ना होए। जैसे उसके कैंसर के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मल केसेस में एक कोई और बीमारी के भी माने जा सकते हैं। जैसे लंग कैंसर में कॉमन सिम्टम है खांसी होना। अब हर जो भी किसी भी आदमी को अगर लंबी खांसी चल रही है, तो नेचुरली ना तो वो इंसान, ना ही शायद छोटे शहरों में जो उसको ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर्स, वो सीधा कैंसर पे जंप करेंगे और कैंसर का डायग्नोसिस बनाएंगे। तो हमने कई बार वो गवर्नमेंट की होर्डिंग सुनी होगी कि 3 हफ्ते से ज्यादा लंबी खांसी है तो टीबी हो सकती है, पर 3 हफ्ते से ज्यादा लंबी खांसी कैंसर भी हो सकती है। मतलब सिम्टम्स ऐसे हैं जो बहुत बार दूसरी बीमारियों में मास्क हो जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लंग कैंसर के केसेस आते हैं जो काफी देर तक टीबी की दवाई कराते रह गए, और अब या तो मौसम का चेंज सोचते रहे, या दमा सोचते रहे, या टीबी का इलाज करते रहे, और बाद में पता लगा कि जी ये कैंसर था। तो इसलिए कैंसर का जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है वो बहुत हाई होना चाहिए। एक पॉइंट और भी है, क्या एक फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि कई बीमारियों में देखा जाता है, जैसे डायबिटीज का एग्जांपल ले लें, कहा जाता है कि जेनेटिक ये चलती रहती है बीमारी। क्या कैंसर में भी कुछ ऐसा होता है? अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं है तो उसमें कितनी संभावना है, या अगर फैमिली हिस्ट्री अगर उसकी पास्ट कैंसर से जुड़ी हुई है तो फिर उसमें कितनी संभावना है?
मेरे ख्याल से आपने बहुत ही वैलिड सवाल किया है, क्योंकि आम आदमी में ये धारणा होती है। मेरे कई पेशेंट ऐसे आए हैं जो कहते हैं कि मैडम मेरे तो घर में किसी को कैंसर नहीं था, ना दांतों में ना नानकों में, कहीं पे किसी साइड पे कोई कैंसर नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो जो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि अगर जेनेटिक हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है तभी कैंसर होएगा, बल्कि फैमिली हिस्ट्री में की वजह में कैंसर का रिस्क हाई रहता है। पर जितने भी कैंसर होते हैं उसमें सिर्फ 10 या 15% है, 10% कैंसर ही है जो जेनेटिक कारणों की वजह से होते हैं। बाकी जो कैंसर होते हैं उनमें शायद कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होगी, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी। युवा पीढ़ी को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, कोई हमारे घर में कैंसर का कोई भी मरीज नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंधाधुंध होके स्मोकिंग कर सकता हूँ, पान तंबाकू ले सकता हूँ। मुझ में भी कैंसर का रिस्क है। टेक्नोलॉजीज पे भी थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा मैम, क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जेनेटिकली इस चीज को आप नहीं देख सकते कि हाँ ठीक है जेनेटिकली नहीं थी तो अब इसकी संभावना हो सकता है मुझ में कम हो। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा अभी भी कई शहरों में है कि छोटे शहरों में भी हम देखते हैं कि कैंसर को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं होती है। साइकोलॉजी एक ऐसी होती है कि भाई बहुत बड़ी चीजें हो गई है, अब कैसे इसका उपाय किया जाए। क्या वाकई आज भी भारत में ऐसी स्थिति है या फिर अच्छी ट्रीटमेंट हमारे इंडिया में अवेलेबल है? भारत में आज की डेट में जो साइंस है और स्पेशली मेडिसिन बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और हमारे पास लेटेस्ट टेस्ट, लेटेस्ट दवाइयां, बल्कि विश्व के किसी भी अच्छे सेंटर के लेवल की, इंटरनेशनल हम कहते हैं कि अमेरिका वगैरह, इस लेवल की भी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इन सुविधाओं तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। मेट्रोज में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, पर लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जनता गांवों में रहती है जिनको शायद इतनी एजुकेशन भी नहीं है। और ज्यादातर मरीज हमारे पास, मैं एक सिंपल फिगर्स का वो दूंगी एक उदाहरण। यूएस में क्या एक सिंपल मतलब कि ज्यादातर महिलाएं, 80% महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर जिनमें पाया जाता है वो स्टेज 1 की होती है, स्टेज 1 या स्टेज 2 की होती है। और हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं वो स्टेज 3 की ज्यादा होती है या स्टेज 4 की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस की कमी की वजह से। और अगर यही परसेंटेज यूएस में भी हुए तो रिजल्ट्स वहां के भी वैसे ही होंगे। अगर यहाँ पे भी हम ज्यादातर कैंसर्स को स्टेज 1 में इतना अवेयरनेस लोगों को कर दें कि स्टेज 1 में या स्टेज 2 में पकड़ पाए, तो रिजल्ट्स किसी भी अच्छे यूएस सेंटर के कॉम्पिटिटर रिजल्ट्स यहाँ पे ज्यादातर सेंटर्स दे सकते हैं। चलिए, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आपने दिया है। कम से कम जो भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं और वो इन बातों को जरूर जान लें कि भारत में तमाम इलाज मौजूद है, लेकिन आपको जरूरत है सतर्क रहने की, जागरूक रहने की। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे डॉक्टर मीनू वालिया हमारे साथ होंगी। उनसे ये भी सवाल पूछेंगे कि वाकई अगर कैंसर से लड़ने की बात हम करते हैं तो उसमें और क्या कुछ खास पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ यूथ के लिए संदेश भी लेंगे कि यूथ को अब क्या करना चाहिए, कैसे जागरूक होना चाहिए। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फौरन आ रहे हैं। साथ में फॉक, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है, क्या है इस नूडल में क्या है? पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। इससे हाईवे हो या ऐसे इंडिया की रेल, हर सफर में साथ देते हम। जैसे जहाज बढ़े, कैसे किसान करे, बल्ले बल्ले बल्ले। HP लुब्रिकेंट्स, A to Z आपके काम आते। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। बता
पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। 2 घूंट की बात है। एक बुलंद सोच के साथ आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदल दे इंडिया का मॉडर्न सीमेंट जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर मीनू वालिया जुड़ी हुई, डायरेक्टर है मैक्स ऑन्कोलॉजी सेंटर की, और इनसे हम खास बातें कर रहे हैं कि कैंसर पे जितने भी सवाल हैं उनका आंसर हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मीनू, थोड़ी देर पहले कई सवाल हमने पूछा था कैंसर को लेकर, लेकिन एक सवाल ये भी है, जनरली क्या होता है कि अगर कैंसर की ट्रीटमेंट की बात होती है तो कहा जाता है कीमो करवा लीजिए, कीमोथेरेपी करवा लीजिए। कीमोथेरेपी में भी हमने जो समझा है या फिर जितना मैंने अपने आप को जाना, पढ़ के भी जो भी जाना, उसमें ये नहीं जाना कि ये बहुत हार्ड ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है, इसमें शायद गुड सेल्स का भी जो है नुकसान हो जाता है। कोई अदर वे भी है कि इंजेक्शन को छोड़कर ओरल में भी अगर दवा दिया जाए, कीमो की थेरेपी को लेकर थोड़ा सा इजी बनाया जाए, क्या कोई अदर ऑप्शन भी होता है क्या इसमें? हाँ, आपने मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। आम आदमी को लगता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट मतलब उतना ही पेनफुल ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, वही कंसेप्ट उसका रहता है। बट जो सबसे बड़ी समझने की बात है कि कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं है। हर तरह का कैंसर अलग है और विद इन एक ही तरह के कैंसर में किस स्टेज पे वो कैंसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या इलाज किया जाएगा। बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमारे फलाना को कैंसर था, उनको तो सिर्फ सर्जरी हुई, उनको तो कुछ किया ही नहीं गया, या हमारे इसको था, उसको रेडिएशन सिखाई दी गई, इनको ये क्या है। तो समझने की बात है कि उनको किस टाइप का कैंसर था, किस टाइप का कैंसर था और कौन से स्टेज की कैंसर था। तो कैंसर में 3 मेजर ट्रीटमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं एक तो सर्जिकल ट्रीटमेंट, एक रेडिएशन ट्रीटमेंट और एक हम मेडिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। सर्जिकल और रेडिएशन लोकल थेरेपीज होती हैं। तो ये हर चीज डिपेंड करता है कौन सा कैंसर, कौन सी स्टेज का कैंसर। उसके अलावा इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी है। नहीं, आज की डेट में हम बहुत आगे आ चुके हैं। कीमोथेरेपी के अलावा हमारे पास बहुत सारी टारगेटेड थेरेपीज एंड इम्यूनोथेरेपीज, मतलब बहुत तरह तरह की थेरेपीज अवेलेबल हैं जो कैंसर को काफी अच्छी तरह से ट्रीट कर सकती हैं। यहां तक कि खाने की दवाइयां भी उपलब्ध है। जरूरी नहीं है कि हर बार कैंसर के इलाज के लिए आपको अस्पताल में भर्ती ही होना पड़े और ये सब भी करना पड़े। बहुत सारे कैंसर के मरीज हैं जो सिर्फ खाने की गोलियों पे भी काफी मतलब ठीक ठाक उनका इलाज हो सकता है। सिर्फ ये है कि वो कौन सा कैंसर और कौन सी स्टेज में है। मैंने एक एग्जाम्पल के तहत मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा। एक आदमी एक दिन में 2 सिगरेट पीता है, एक आदमी एक दिन में 10 सिगरेट पीता है। अब कैंसर होने के सबसे ज्यादा सिम्टम किस में पाए जा सकते हैं, या खतरा किसको सबसे महसूस हो सकता है, या फिर ये माना जाए कि जेनेटिकली कौन ज्यादा पावरफुल है वो डिपेंड यहाँ पे करेगा? अगेन मैं कहूँगी बहुत ही, तुम कहाँ से ये सवाल पूछ के आए। इतने जो एक कॉमन हम प्रैक्टिस में ये पाते हैं कि देखो, एक लॉजिकल तो है। अगर कोई आदमी 10 सिगरेट ले रहा है तो नेचुरली उसका नुकसान, शरीर को ज्यादा नुकसान हो रहा है कंपैरेटिवली जो आदमी 3 सिगरेट ले रहा है। बट उसको ना बेंचमार्क नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे युवा पीढ़ी में, मतलब एक आध, अभी मैंने शायद 2 दिन पहले एक पेशेंट देखा था लंग कैंसर का, जो आके कहता कि मैडम मेरा पड़ोसी तो पिछले 10 सालों से रोज की 1 पैकेट पी लेता, उसको तो अभी तक कैंसर नहीं हुआ। मैं तो पूरे दिन में 2 सिगरेट पीता था और मेरे को क्यों हो गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये नेचुरली जो 10 सालों से रोज का 1 पैकेट पी रहा है उसको कैंसर का रिस्क ज्यादा है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसको कैंसर नहीं हुआ तो आप कम भी पी रहे हैं तो आपको कैंसर नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि कैंसर में अगेन बहुत सारे कारण होते हैं। एक होता है हमारा जेनेटिक रिस्क। अब अगर हमारे जीन्स कमजोर हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग की अगर नींव स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग को थोड़े से वो स्ट्रेंथ के भूचाल से वो गिर जाएगी।
मतलब अगर हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन थोड़ा सा वीक है तो हम शायद थोड़ा सा भी एक्सपोजर हमारा कैंसर के रिस्क का, धूम्रपान का, हमारी बिल्डिंग को गिरा सकता है, मतलब कैंसर हो सकता है। पर अगर हमारे जेनेटिक कॉम्पोजिशन स्ट्रांग है तो शायद हो सकता है कि एक ज्यादा बड़ा भूचाल आएगा तभी वो बिल्डिंग गिरेगी। तो इसलिए हमें नहीं मालूम कि हमारी बिल्डिंग की नींव कितनी स्ट्रांग है, मतलब हमारा जेनेटिक मेकअप शायद हमें नहीं मालूम। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरा पड़ोसी 10 सिगरेट पी रहा है तो मैं उसको कैंसर नहीं हुआ तो मैं 1 सिगरेट पी लूंगा तो मुझे भी नहीं होएगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया। कम से कम ये मैसेज बहुत पॉजिटिवली लेने की जरूरत है कि खतरा है, उससे संभलने की जरूरत है। खैर एक पॉइंट मैं और जानना चाहूंगा मैम, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन एक बार होना चाहिए, जो मेडिसिन कम से कम इंडिया में अवेलेबल है कैंसर को लेकर जो बताई जाती है, ज्यादा जानकारी आपको होगी, वो मेडिसिन किस हद तक कारगर है और क्या इतने रिलेवेंट है? जो ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस चलता है वहां पे पेशेंट ये माने कि हाँ आप इंडिया में अगर इलाज करा रहे हैं तो कॉन्फिडेंट रहिए। हालांकि इस पर आपने पहले बोला कि हम यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज में बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मेडिसिन को लेकर, हाँ, मेडिसिन को लेकर भी मैं अगेन अपने पहले वाले पॉइंट पे आऊंगी। कैंसर में सारा खेल स्टेज का है। अगर स्टेज एडवांस नहीं है, शुरुआत की स्टेज में है, तो जो ट्रीटमेंट अमेरिका में, यूरोप में, बेस्ट ऑफ सेंटर्स में अवेलेबल है वो आज की डेट में इंडिया के अच्छे सेंटर्स में अवेलेबल है। तो अगर हमारा कैंसर अर्ली स्टेज का है तो रिजल्ट्स हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम मिलेंगे, मतलब बेस्ट ऑफ सेंटर्स में इंडिया में भी हमें वही रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा कैंसर का स्टेज एडवांस हो जाता है, वो काफी देर तक निग्लेक्ट हो जाता है। और एडवांस स्टेज में अगर कोई मरीज यूएस भी पहुंच जाएगा तो शायद उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो रिजल्ट उसको यहाँ मिलेगा वही वो मिलेगा। तो मेडिसिन भी अगर हमारे पास अच्छी से अच्छी मेडिसिन हैं, बहुत बेहतर मेडिसिन हैं, तो अगर हम सही स्टेज पे इलाज करते हैं तो कैंसर के क्योर होने के चांसेस आपके, चाहे आप इंडिया में हो चाहे यूएस में हो, बहुत ब्राइट हैं। एक सवाल है मैम जो मैं जानना चाहूंगा, मैं इसको मिथ की दिशा में भी समझना चाहूंगा या फिर वाकई ऐसा होता है। जनरली चूंकि हमने कीमो के बारे में बात की इसलिए मेरे दिमाग में आया, कीमो अगर करवाते हैं तो ये कहा जाता है गुड सेल भी उस समय काफी ज्यादा वहां पे उनका नुकसान हो जाता है, वो डेड हो जाते हैं, और ऐसे में कीमो एक ऑप्शन है। ये कहा जाता है कि बेस्ट वे जो है कीमो करवा लिया जाए तो शायद इस ट्रीटमेंट को हम अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। क्या ये ऑप्शन है, कैंसर का ट्रीटमेंट भी करवाइए और जो गुड सेल का नुकसान ना हो वो भी हमारे साथ साथ चले? हाँ, आज की डेट में हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयां हैं, मतलब साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि आप कैंसर के सेल्स पे कुछ टारगेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो टारगेट्स आपके सिर्फ कैंसर पे है या ज्यादातर कैंसर के सेल्स पे और शरीर के बाकी भाग में नहीं है। पहले जो दवाइयां थी वो किस प्रिंसिपल पे काम करती थी कि आप सेल को, आप सिर्फ ये देखते हो कि कौन सा सेल जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि कैंसर का सेल जल्दी डिवाइड करते हैं या कुछ और फैक्टर्स को, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती थी कि वो नॉर्मल बॉडी का सेल है या कैंसर का सेल है। इस वजह से थोड़े साइड इफेक्ट्स होते थे। पर इन टारगेटेड थेरेपी के माध्यम से आप बैड सेल्स को ही ज्यादातर किल करते हैं, जिससे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ती है और साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। मैम चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन जाते आते हैं मैं यूथ के लिए एक मैसेज जरूर आपसे यहाँ पे लेना चाहूंगा। यूथ को आप क्या सजेस्ट करेंगे कैंसर के अवेयरनेस को लेकर? कैंसर की अवेयरनेस को लेके मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जितने भी यूथ हैं, आप लोग हमारा फ्यूचर हैं, आप इंडिया का फ्यूचर है, आपके ऊपर निर्भर है। जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को जाके ये बताना कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं, ताकि वी गो टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया एंड अ हेल्दी फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मीनू वालिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खास बात ये भी है, दर्शकों तो हम कम से कम ये खबर जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि आपको अगर स्वस्थ रहना है, सावधान रहने की थोड़ी सी जरूरत है, और कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में एहतियात बरतना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही।